नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो हमारे पास कुछ खास चर्चाएं होती हैं, उन्हीं चर्चाओं में जो है तो आज हमारे साथ भगवान दास मिश्रा जी हैं। कहने के लिए एक पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम है और साथ ही साथ क्षेत्र का एक जाना माना चेहरा। कहीं ना कहीं पर देखिए आज की जो स्थितियां हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करें या फिर यहाँ पर की डेमोक्रेसी की बात करें या फिर क्षेत्रीय विकास की बात करें, तो कहीं ना कहीं पर आज हम देख रहे होते कि विकास की धाराएं जो है तो हर कोई बता रहा होता है कि इतना विकास हमने कर दिया और ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। और एक जो चुनाव का समय नज़दीक जब आता है तो आप देखते होंगे कि लगातार जो है तो कई सारे प्रत्याशी वहाँ पर मैदान में होते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप चाहते क्या हैं और क्या कर सकते हैं, तो शायद इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है। भगवान दास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आज तक आपने कितना विकास देखा और कितना विनाश यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जैसा कहा गया कि इस क्षेत्र में क्या चाहिए, हमारा क्षेत्र वास्तव में धन धान्य से परिपूर्ण है, जल जंगल ज़मीन से परिपूर्ण है। उसके बाद भी हम अपने क्षेत्र के युवाओं को हाथों में रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए हम या कहें कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो पाया, या कि फिर और कुछ समस्याएं, जिसके कारण वास्तव में देखा जाए तो इस क्षेत्र के युवाओं की स्थितियां बहुत ही दयनीय हैं। एक यहाँ पर देखते होंगे आप लगातार, क्योंकि उसी मीडिया लाइन से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, देखते होंगे कि रोज़ विकास कार्यों की बात होती है और लगभग इस कोतमा विधानसभा में जो है तो प्रत्याशियों का चयन भी होता गया, सब कुछ हुआ, लेकिन कितना विकास आप लोगों ने देखा? आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या कि वाकई में लगता है आपको कि नगर पालिका से लेकर के ग्राम पंचायतों तक सब कुछ बराबर चल रहा है? कहने को तो सरकारें हमेशा ये कहती चली आई हैं कि हम अंतिम छोर पे फंसे गांव और अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ये शून्यता कहें या क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें, जिससे हम उस स्थिति पे अपने गांव को नहीं देख पाते। हम लोग कई बार पत्रकारिता को लेके ही विभिन्न गांव में, अभी तो हमने 199 बूथों तक अपनी विकास यात्रा पे गए और वहाँ पे देखा तो हमको ऐसे बहुत सारे गांव दिखे जो अपनी मूलभूत समस्याओं को नहीं कर पा रहे। जबकि देखा जाए आज हमारा देश 75वां वर्षगांठ मना रहा स्वतंत्रता का। हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या हम वास्तव में अपनी आज आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं? क्या हम उस टाइप से, उस ढंग से अपने क्षेत्र का विकास कर पा रहे हैं? ये हम लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह है। और इन्हीं सब बातों को लेके हमने एक योजना बनाई है कि अगर कोई सही प्रतिनिधि, मैं भी उसमें एक दावेदारी कर रहा हूँ, अब संगठन क्या निर्णय लेता है वो संगठन की बात होगी, लेकिन एक हमने योजना बनाई है कि हमें इस क्षेत्र के लिए करना क्या है। और देखिए, आप जिस योजना को लेकर के आप आना चाहते हैं, उस योजना में जो है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अगर आपको मान लीजिए अवसर मिलता है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ किस पार्टी से आप अवसर लेना चाह रहे हैं? जी, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से, चूँकि सरस्वती विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो संगठन और संघ की विचारधाराओं से मैं बचपन से ही प्रेरित रहा हूँ। तो मेरी विचारधारा संघ की ओर रहा और जिसके कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का भी अवसर मिला। मैंने 1993 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री हुआ करता था और हमने अपने कार्यकाल में भी युवाओं के लिए बहुत सारी, चूँकि उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, जो मिस्टर बंटाधार के नाम से जाने जाते थे। ना तो क्षेत्र में लाइट हुआ करती थी और ना ही सड़क हुआ करता था प्रदेश में। उसके लिए हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी किए। शहडोल में हमने आंदोलन किया था, हम लोग जेल भी गए। तो इस टाइप के आंदोलन चलते रहे और काम करते रहे हमने संगठन की दृष्टि से। उसी आधार पे हम संगठन से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी और उसमें मेरा नाम जरूर जाएगा। आपकी योजनाएं क्या है इस क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो मैं, जहाँ तक जल जंगल और ज़मीन की बात करें, चूँकि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ सबसे पहले
यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए, युवाओं के हाथ में जब तक रोज़गार नहीं होगा तो आज हमारा युवा, कहना चाहिए, नशा और असामाजिक कार्यों में पूरी तरह से लिप्त दिख रहा है। उसका एक कारण यह है कि उनके पास रोज़गार नहीं है। अब जब कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सही नहीं रहेगी तो निश्चित ही गलत आएगी, क्योंकि अगर कुछ ना रहेगा तो कुछ तो होगा। तो मेरे हिसाब से युवाओं को अगर हम रोज़गार दे पाएंगे तो, और उस रोज़गार कैसे हम उनको उपलब्ध कराएं, ये महत्वपूर्ण बात है। रोज़गार की तो सब कोई बात करते हैं, लेकिन हम युवाओं को रोज़गार किन मायनों पे किस तरह दे पाएं। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ कि कोल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोयले का बहुत भंडारण है। उसके लिए अभी तक जो भारत सरकार की कोल नीतियाँ थी उसमें सरकारी खदानें खोली जाती थीं, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि कोल माइंस के कुछ ऐसे नियम, भारत सरकार का नियम हो या जो भी, नई रोजगार की नीति बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। और जो भी काम हो रहा है उसमें ठेकेदारी प्रथा या प्राइवेट निजीकरण का ज़्यादा रोल दिख रहा है। तो निजीकरण में सबसे पहले तो हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो शोषित हो रहे हैं। आज भी खदानों के अंदर काम करने वाला युवा 200 से 250 रुपया पर डे पे काम करता है, जबकि उसी काम को करने के लिए जो सरकारी मजदूर होते हैं, कोल इंडिया के मजदूर होते हैं, वो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपया, आज ही नया बैच बोर्ड का पेमेंट स्लिप में देख रहा था लोगों का, तो जनरल मजदूर कैटेगरी 1 जो होता है यहाँ का, उसका लगभग बेसिक 1600-1700 रुपया पर डे का आया है। तो जहाँ एक मजदूर का 1600-1700 रुपया, वहाँ 200 रुपया, 250 रुपया, ये बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। इसके लिए शासन को कुछ ऐसे मापदंड करें, या ठीक है नई भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो, लेकिन जो रोजगार, जो बच्चे, जो हमारे इस क्षेत्र के युवा प्राइवेट निजीकरण के ठेकेदारी के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो जो उनका वेजेस गवर्नमेंट निर्धारित करती है, बिचौलियों के माध्यम से उनका बहुत शोषण होता है, उस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उनका भी बेजेस लगभग 1200 के सम आता है, मैंने जो पढ़ा था। तो अगर उनको 1200 भी रुपया मिलता है पर डे का, तो एक छोटा परिवार आराम से अपना परिवार चला सकता है। ये तो मेन हुआ कॉलरी का। उसके साथ में हम सबसे पहले अगर बात करें रोजगार के साथ में, अगर हम यहाँ के किसानों को समृद्धशाली, वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो लाभ के धंधे बनाने कहने से तो नहीं बनने वाला। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा विज़न है और देश में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम गूंज रहा है। ये उनकी उपलब्धि है, उनके सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन उसी को हम अगर हर किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए खेतों में पानी सबसे महत्वपूर्ण है। खेतों में पानी की जो व्यवस्था है, छोटे छोटे डैम, नदी या नाला हैं, उनको बांध के नहर के माध्यम से हर किसान के खेत तक यदि हम पानी पहुंचाते हैं तो, और समय पे खाद बीज उपलब्धता, ये अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश फिर से किसानों को हम समृद्धशाली बना पाएंगे, और हमारे किसान समृद्धशाली होंगे तो हमारा देश भी समृद्धशाली होगा। अभी जो स्थितियां चल रही हैं उनमें आपको क्या लगता है, क्या सरकार बदलने की आवश्यकता है, या फिर जनप्रतिनिधियों को बदलना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए ऐसे माहौल को लेकर के? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आज ढेर सारी विसंगतियां भी दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं पर जो योजनाएं तो ऊपर से बहुत निचले स्तर तक आ रही हैं, लेकिन वो योजनाएं जाती कहाँ हैं? सरकार बदलने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो नीतिगत सिद्धांत हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जो संकल्प लिया है, तो उसमें चल रहे हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र लगातार 2 पंचवर्षीय कांग्रेस के हाथों पे रहा है, तो उसको यदि हम बदल पाते हैं, और देख भी रहे हैं 2 पंचवर्षीय से हमारे इस कोतमा विधानसभा क्षेत्र का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। जो विधायक हैं भी वो राजनीतिक तुष्टीकरण पे लगे रहते हैं, केवल अपने वोट बैंक वाले क्षेत्र पे जाके
दिखावे की राजनीति जरूर कर रहे हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जो हमारे सही व्यक्ति हैं, जो लाभार्थी होने चाहिए, उनको सही ढंग से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उसके लिए जनप्रतिनिधि बदलने की आवश्यकता है। सरकार हमारी पूरी तरह से केंद्र में भी और प्रदेश में भी डबल मजबूती के साथ काम कर रही है और आगे भी करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए या आप चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। वो पूरी तरह से योग्य प्रत्याशी को ही अपना मत देगी और इस बार पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी की विधायक को चुनाव जिता के भेजेगी और अपने क्षेत्र का विकास जरूर करेगी। मैं यहाँ की जनता से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं इस क्षेत्र के लिए एक नई योजना के साथ, जिसमें युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए, इस क्षेत्र के इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा एक विज़न है, एक लक्ष्य है, जिसको मैं ज़रूर पूरा करूंगा। धन्यवाद। अगर टिकट नहीं मिली तब? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे योग्य उम्मीदवार समझेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कभी ऐसा विचार नहीं किया है। और हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निश्चित रूप से एक कर्मठ प्रत्याशी को ही यहाँ से चुनाव में टिकट देंगे, क्योंकि हम इस क्षेत्र का यह भी देखे हैं, जरूरी नहीं है कि चुनाव प्रत्याशी बनने के लिए आपके पास धनबल या बाहुबल होना आवश्यक है। हमने ये कोतमा विधानसभा सीट है, यहाँ से जयसिंह मरावी जैसे दिग्गज नेता, जो आमजन के नेता हुआ करते हैं, जमीन के नेता हुआ करते हैं, उस नेता को, जो अजेय नेता भी हैं, मास्टर चाबी हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब कोई प्रत्याशी वहाँ सफल नहीं होगा तो वहाँ जयसिंह मरावी जैसे नेता को भेजा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी धनबल और बाहुबल वाले नेताओं को नहीं, बल्कि एक सामान्य कर्ता को टिकट देके और चुनाव जिताएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। उसमें मैं बिल्कुल पूरी तरह से खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और आज की हमारी ये जो खास चर्चाएं थी, इन चर्चाओं के दौर पे जो है तो अभी तक लगातार जो है तो एक ये दौर चलता चलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ यह भी देखना है कि कितना विकास हुआ, कितना विनाश। क्योंकि कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो कार्यकाल तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन वास्तविक की जो स्थितियां हैं, ज़मीनी स्तर जो है वो ग्राउंड लेवल कहीं ना कहीं पर जो है तो कुछ अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।